ऑफ कॉमर्स और विवेकानंद केंद्र के पदाधिकारीगण, ग्वालियर नगर के आदरणीय नागरिकों, मुझे बहुत हर्ष होता है कि इस प्राचीन नगर में और इस प्राचीन चेंबर ऑफ कॉमर्स की आधुनिक हॉल में आपको मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार रखने के लिए आ रहा हूं। चीन और भारत पड़ोसी देश हैं और हमारे दोनों देशों के संबंध कम से कम 3000 साल हैं। यानी जहां तक लिखित में प्राप्त साक्षी हैं और आधार हैं, उसके अनुसार हम कह सकते हैं कि 300 साल से हमारी संबंध रही है। वहां से लोग यहां आते थे, यहां से वहां लोग जाते थे। ज्यादातर व्यापार के अतिरिक्त धर्मों के विषय पर हमारे एक दूसरे पर काफी असर हुआ। हमारी उन पर ज्यादा था और उन्होंने हमारे विचारों को सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से बहुत शीघ्र ही स्वीकार किया था और अपने संस्कृति का हिस्सा बनाया। इन 3000 सालों में हम दोनों देशों में कोई संघर्ष नहीं हुआ, 1962 के पहले, और ऐसा इतिहास दुनिया में कहीं और नहीं है। यूरोप में पड़ोसी देश लड़ाई करते आए। अफ्रीका में भी ऐसा ही था, पश्चिम एशिया में भी ऐसा ही था। लेकिन ये दो देश जिनकी जनसंख्या कुल आज दुनिया के 40% है और 300 साल पहले दुनिया के सबसे विकसित देश माने जाते थे, ये आज स्पर्धा के रूप में हम उसको दोनों देशों को देख रहे हैं। तो चीन की बढ़ती हुई शक्ति किस प्रकार से भारत के लिए एक चुनौती है, इस पर आज हमें जरूर विचार करना चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूं कि भविष्य के लिए, दुनिया के भविष्य के लिए इसका निर्णय और इसका समाधान आखिर में निर्णायक होगा। आज जो चुनौतियां हैं वो अनेक हैं। किसी चुनौती को हम लापरवाह नहीं कर सकते। हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक एक पर विचार करके उसके अपने अपने महत्व होंगे, उसको देखते हुए हम उसी प्रकार से अपनी तैयारी भी करनी चाहिए। पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारी रक्षा रणनीति जो होती है, डिफेंस स्ट्रेटजी, वो दूसरे देश की क्षमता के अनुसार होती है और जो हमारी विदेश नीति है वो दूसरे देश की इरादा के साथ होती है। ये फर्क हम नहीं करेंगे तो हम जरूर हमें भुगतना पड़ेगा। जवाहरलाल नेहरू की प्राथमिक गलती यही थी कि उन्होंने इन दोनों विषयों को अलग नहीं किया और सोचा कि चीन दोस्ती चाहती है, हम भी चीन से दोस्ती करनी चाहिए। तो उन्होंने अपने जो देश की सुरक्षा व्यवस्था है और जो तैयारी थी उसका लापरवाही की, और जब परिस्थिति बदली तो हमें इसका लिए भुगतना पड़ा। तो पहले मैं ये कहूंगा कि जब मैं चीन की बढ़ती हुई शक्ति और उसकी जो चुनौती हैं उस पर जब मैं बोलूंगा तो
चीन की क्षमता पर बोलूंगा और उस क्षमता को ध्यान में रखते हुए हमारी क्षमता क्या होनी चाहिए, हमारी तैयारी क्या होनी चाहिए कहकर फिर उसके बाद चीन और भारत की संबंध कैसे होनी चाहिए इस पर मैं अपना विचार व्यक्त करूंगा। जब हम आजाद हुए 1947 में, चीन की कम्युनिस्ट क्रांति हुई थी 2 साल बाद। दोनों 1950 में साथ ही साथ आर्थिक विकास पर विचार करने लगे। जवाहरलाल नेहरू सोवियत रशिया से प्रभावित थे और चीन उस समय सोवियत रशिया के ये माना जा सकता था कि वो शिष्य थे और इसीलिए चीन की दोस्ती के नाम पर हमने कई अपने हितों को त्याग किया। चीन जब कम्युनिस्ट बनी 1949 में, तो अमेरिका ने उनको यूनाइटेड नेशन से निकाल दिया बाहर और उन्होंने भारत को कहा कि जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जगह खाली पड़ी हुई है वो उसको आप ग्रहण करिए। आप यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के वीटो सहित सदस्य बनिए। ये आमंत्रण आपको उस समय अमेरिका ने दी थी, लेकिन दोस्ती के कारण या दोस्ती चाहने के कारण जवाहरलाल नेहरू ने कहा ये तो चीन का जगह है और इसीलिए हम तो नहीं ले सकते। अब इसको क्या कहें हम? कोई कहेगा ये उदारवाद है, भोलापन है, और मेरे जैसे प्रतिद्वंदी कहेंगे या प्रत्यक्ष यानी विपक्ष में जो हैं वो कहेंगे ये मूर्खता थी। ये अपने हित में उस समय हमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की वीटो वाली सीट वीटो के साथ अपने को ले लेना चाहिए था। और ये सिर्फ ये नहीं, क्योंकि चीन से कोई खतरा नहीं है और जवाहरलाल नेहरू किसी और बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। और जब सरदार पटेल ने चिट्ठी लिखी कि आपने तो तिब्बत दे दी चीन को, अब चीन तो हमारी सीमा पर आ गई और उसके बाद कई विवाद पड़े हुए हैं सीमा पर, उसका अभी तक समाधान नहीं हुआ और आपने तिब्बत को चीन का हिस्सा मान लिया, तो कम से कम चीन से तो इतना तो कहना चाहिए कि हम तिब्बत आपके हिस्सा नहीं मानेंगे, आपके देश की हिस्सा माने जब तक आप सीमा पर हमारी बातों को स्वीकार नहीं करोगे। उसके लिए भी जवाहरलाल नेहरू तैयार नहीं हुआ और उन्होंने जवाब चिट्ठी में सरदार पटेल को कहा कि ये फॉरेन पॉलिसी जो है ये दूसरे किस्म की विषय है, ये होम मिनिस्ट्री का तरह इसको लॉ एंड ऑर्डर समझन के रूप में नहीं देखना चाहिए। एक प्रकार से उन्होंने व्यंग किया कि सरदार पटेल को फॉरेन पॉलिसी कुछ समझ में नहीं आती, लेकिन उनका समझ ज्यादा था बाद में पता लगा और नेहरू का कम था। और इसीलिए हमारे डिफेंस एक्सपेंडिचर जो हम खर्च कर रहे थे अपने